डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा ले, कमरे की लाइट्स ऑफ कर ले, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वंश है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपनी जानकारी देता हूँ। मैं यहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री में काम करता हूँ और भले ही मुझे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन तनख्वाह अच्छी मिलती है। और सच बताऊँ, शायद इस फैक्ट्री में सबसे कम काम मैं ही करता हूँ, बिल्कुल मालिकों की तरह। मेरे पिता, जिनकी मौत 7 साल पहले हो चुकी है, उन्होंने मुझे यहाँ काम दिलवाया था क्योंकि इस फैक्ट्री का मालिक मेरे पिता का दोस्त था और यहाँ मैं मालिकों की तरह काम करता हूँ। भले ही मेरे पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन इस फैक्ट्री का मालिक मुझ पर इतना भरोसा करता है कि वो यहाँ आता ही नहीं और मैं पूरी देख रेख करता हूँ। काम भले ही बिल्कुल नहीं करता, लेकिन बाकियों को देखता हूँ कोई काम खराब ना करे। घर जल्दी आ जाता हूँ, दोस्तों के साथ घूमता फिरता हूँ और तनख्वाह काफ़ी अच्छी है। जिंदगी अच्छी कट रही है, लेकिन मेरी माँ कहा करती है कि तुम्हारे पिता की जितनी इज्जत थी, तुम उस इज्जत के बराबर पहुँच पाओ, कोई गलती मत करना। मैं माँ को कहता हूँ, माँ, डर डर कर जीने में कुछ नहीं होता। अगर इस फैक्ट्री का मालिक मुझे कुछ बोलेगा ना, सामने से जवाब दूंगा। माँ ने कहा, इतना अच्छा काम मिला है तुम्हें, तुम्हारे पिता का वो दोस्त है, बड़े अच्छे दोस्त थे वो पुराने, तभी तो तुम्हें काम मिला, वरना शायद तुम्हें ये काम ना मिलता। माँ को हर बार कह देता हूँ, अरे माँ, मुझे तो ढेर सारे ऐसे ही काम मिल जाएंगे, यहाँ नहीं तो कहीं और इससे अच्छी तनख्वाह मिलेगी अगर कहीं और काम किया। यहाँ मैं मेहनत नहीं करता, इतनी तनख्वाह मिलती है, कहीं और थोड़ी सी मेहनत की ना मैंने तो शायद करोड़ों में खेलूँगा। मेरी बीवी हमेशा मुझे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब आपके अंदर वो आग हो, जवानी का जोश हो, आप समझते नहीं। मेरी 3 साल की बेटी है और मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। घूम फिर कर अपने दोस्तों के साथ 9 बजे के करीब घर आ ही जाता हूँ। कभी कभी शराब पी हुई होती है, कभी बिल्कुल नहीं, लेकिन घर आकर परिवार को पूरा समय देता हूँ। और अब आपको बताता हूँ आखिर मुझे डाक महल के बारे में क्या क्या पता है। हमारे इस शहर में एक डाक महल है जो कि मेरे नाम पर है। मौसी जी के नाम पर हुआ करता था पुश्तैनी ये घर, जिसका नाम डाक महल रखा गया है। भले ही 3 मंजिला ये इमारत में कुल 7 कमरे हैं, कोई महल नहीं है, बिल्कुल घर है, लेकिन नाम डाक महल है। मेरे नाम ऐसे हुआ कि मौसी जी के कोई भी बच्चा नहीं था। उनकी मौत के बाद मुझे जायदाद में ज़्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन यह घर ज़रूर मिला, जिसका इस्तेमाल करने की कोशिश तो मैंने की। अब इस घर में मैं जाना नहीं चाहता था। 60 साल पुराने घर में कौन जाना चाहेगा। इतना अच्छा नया घर बनाया है, मैं वहीं पर रहना पसंद करता हूँ। और जिस इलाके में वो डाक महल है ना, वो इलाका मुझे वैसे भी पसंद नहीं था। मैंने किराए पर देने की कोशिश की। वहाँ पर एक ऐसा ही प्रॉपर्टी डीलर था जिसे मैंने वो चाबियाँ थमा दी कि अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी, यहाँ कोई किराए पर रहना चाहे तुम रख सकते हो, बस मुझे हर महीने किराया मिल जाना चाहिए। किराया काफ़ी कम मिल रहा था, लेकिन गड़बड़ ये थी कि जब तक किराया मिलता, किराएदार घर को छोड़कर भाग जाते। हर महीने 10 दिन में ऐसा होता जा रहा। 6 महीने तक मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी डीलर को कहा, भाई ये चल क्या रहा है, ये घर को छोड़कर लोग भाग क्यों रहे हैं। उसने बस इतना कहा, इस घर में कुछ गड़बड़ है, जैसे यहाँ जो रहता है ना, उसे कोई डराने की कोशिश करता है, कोई यहाँ कब्जा तो नहीं करना चाहता। उसने ये कहा था और मैंने कहा, नहीं, कब्जा नहीं करना चाहता। अब इस घर को कुछ दिनों के लिए बंद रखो, मैं नहीं किराए पर दूंगा, मुझे रुपयों की कोई कमी नहीं है। हर किसी को मैं ये कहा करता था। मेरे कई दोस्त थे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन जो मुझसे अच्छा बर्ताव करता था
मैं उसे अच्छा ही मानता था। एक दोस्त राजेश साहू, जिसका काम था ज़मीनों को हथियाना, लेकिन वो सिर्फ ऐसी ज़मीनों को हथियाता था जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी थी, लेकिन कई बार ऐसी ज़मीन पर कुछ लोग कब्जा किए होते हैं। और राजेश साहू कह सकते हैं बाहुबली था। अपने अच्छे तगड़े दोस्तों के साथ वहाँ डेरा जमा लेता और ज़मीन को कब्जे में कर लेता। कई बार मुझे अपने साथ आने को कहता, मैं मना कर देता। वो भी मेरा दोस्त था। शराबी भी मेरे दोस्त थे, कुछ नशेड़ी भी मेरे दोस्त थे। मेरी कमाई अच्छी होती थी और उनके साथ खाने पीने में मज़ा बहुत आता था। और अब तक जो मैंने आपको बताए वो मेरे अच्छे दिन थे। जिसके बाद मेरे शुरू हुए थे बुरे दिन। उस फैक्ट्री में ज़्यादातर सबसे मेरा झगड़ा होने लगा था। मैं खुद को मालिक कहा करता था। मैनेजर को भी कई बार झाड़ दिया करता कि चल अपना काम कर, बेवजह मेरे करीब बैठा रहता है। एक दिन वो फैक्ट्री का मालिक वहाँ आ गया, जो कि मेरे पिता का दोस्त था। ऐसे काम करते हुए उसने मुझे देख लिया, मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। काफ़ी बोला, गुस्सा दिखाया, समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरा जैसे पारा गर्म हो गया। मैं उसे बोलने लगा। झगड़ा हुआ, काफ़ी ज़्यादा झगड़ा। और उसने कहा, मैं तुम्हारे पिता की इज्जत करता था, तभी सारा काम तुम्हें सौंपा था। निकल जाओ, अब दोबारा यहाँ मत आना। और मैंने भी कहा, अबे बुढ़े, कहीं और काम मिलेगा मुझे, और तू सोच रहा है मैं काम करूँगा? अबे मालिक बनूँगा, फैक्ट्री खोलूँगा मैं। उसने मुझे वहाँ से निकाला। जिसके बाद दुनियादारी का मुझे पता लगना शुरू हुआ था। पिता ने मुझे बड़ा अच्छा काम दिलवाया था। जितनी तनख्वाह मिलती थी घर पर लगा देता या अय्याशी में उड़ा देता। अब एक महीने में ही जब तनख्वाह नहीं आई, घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया। कोई और साधन नहीं था कमाई का। तब दिमाग चलने लगा, काम ढूंढो, काम ढूंढो, और काम मिल नहीं रहा। काम में तनख्वाह इतनी कम मिलती कि गुजारा नहीं कर सकते थे हम। जिसके बाद मैं जान पहचान वाले दोस्तों के पास जाने लगा कि काम दिलवाओ। और अगले 2.5 महीने में दोस्तों से कर्ज लेने के बाद समझ में आया काम करना पड़ेगा। अब काम करना पड़ेगा, क्या करूं? जहां से भी कमाई के साधन बन सकते थे मैं बनाना चाहता था। मैंने 1 रुपया तक नहीं जोड़ा था, इसीलिए तो कर्ज लेना पड़ रहा था। अब अच्छा काम नहीं मिल रहा तो गरीबी छाने लगी। और मेरी बीवी ने कहा कि मैं सिलाई का काम करती हूँ। मैंने उसे कह दिया, नहीं नहीं, तुम काम क्यों करोगी, मैं काम करूँगा। देखो, मैंने हमेशा से ऐश की है और मेरी किस्मत ऐसी है, मैं ऐश करूँगा। अच्छा काम अपने आप चलकर मेरे घर तक आएगा। सिर्फ सांत्वना दी थी मैंने उसे। असल में मुझे पता था हालात बिगड़ने वाले हैं, इससे भी ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं। कई दोस्तों से कर्ज ले चुका था जो अब बात तक नहीं करना चाहते थे। कुछ दोस्तों को मैंने खुद कर्ज दिया था, वो मेरे रुपए वापस लौटाना नहीं चाहते थे, इसीलिए ऐसे दोस्त धीरे धीरे दूर होने लगे। अब लगने लगा हर शाम दोस्तों के साथ मैं शराब पिया करता था। अब तो कोई मुझे बिस्किट खिलाकर तक खुश नहीं था। मैं राजेश साहू के पास गया था, मेरा वो दोस्त जो ज़मीनों पर कब्जा किया करता। उसके साथ बैठकर मैंने कहा था, मेरे दोस्त थोड़ी मदद कर दे यार। उसने कहा, जान हाजिर है, पता क्या चाहिए? मैंने कहा, काम दिला दे यार। उसने कहा, काम दिला दे? अबे फैक्ट्री का मालिक है तू क्या काम करेगा? मैंने कहा, यार झगड़ा हो गया उसके मालिक से, काम से निकाल दिया उसने। अब मुझे कोई काम दिला दे यार, काम नहीं मिल रहा। उसने कहा, अच्छा काम नहीं मिल रहा यार, फिर तो मुश्किल है। तेरी तो तनख्वाह काफ़ी अच्छी थी, अब वैसा काम तो शायद मिलेगा नहीं, और बहुत कम वाला काम तू कर नहीं पाएगा तो मुश्किल लगता है। अपने कुछ साथियों को उसने फ़ोन किया। अब उसके पास भी कोई काम नहीं था। मैंने उसको कहा, यार तू कब्ज़ा वगैरह करता है ना, मैं तेरे साथ काम करने लगूं? ये काम सही लगता है, वहाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। थोड़ा झगड़ा भी करना पड़ता है, किसी को कई बार पीटना पड़ता है, मैं तेरा साथ दूंगा। उसने कहा, यार मैं तुझे अपने साथ रख तो लेता, लेकिन अभी काम ठंडा चल रहा है और बड़ी मुश्किल से हम हिस्से कर पाते हैं। मेरे उस दोस्त ने कहा, काम तो नहीं है मेरे भाई, लेकिन वैसे किसी से झगड़ा हो जाए या मेरी ज़रूरत पड़े कभी भी फ़ोन कर देना, भले ही आधी रात हो, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। बाकी कुछ रुपयों की ज़रूरत है तो वो मैं दे सकता हूँ। देख भाई,
काम सच में नहीं है और तू कर नहीं पाएगा। मैं निराश हो गया था। जिसके बाद मैं घर आया और अचानक दिमाग में ख्याल आया, वही डाक महल। अरे मेरे नाम पर वो डाक महल है और वहां किराए पर अगर कुछ लोगों को भेजा जाए शायद काफी रुपए कमाए जा सकते हैं। वैसे भी किराएदार टिक नहीं पा रहे और पिछले कुछ महीनों से कोई किराएदार मैंने आने नहीं दिया है। शायद दोबारा ये काम करना होगा। अगर मैं वहाँ अच्छे किराएदार ला पाया कुछ कमाई हो पाएगी, घर का गुजारा तो होगा ना, बाकी कर्ज वापस कर पाऊंगा, फिर ठीक ठाक काम ढूंढ लूंगा। वहाँ मुझे पता लगाना होगा क्यों किराएदार टिक नहीं पा रहे हैं। मैं शहर के उस हिस्से में पहुंचा था। अमूमन मैं रात के वक्त वहाँ जाया करता था। मुझे पसंद ही नहीं था वहाँ जाना और वैसे भी कुछ 3-4 हज़ार रुपए मिला करते थे, तो मैं सोचा करता था इससे एक दिन का अच्छा गुजारा हो सकता है। इस बार उससे घर चलाने की बात सोच रहा था तो सुबह सुबह मैं वहाँ पर पहुँचा। वो प्रॉपर्टी डीलर मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था कि साहब आप सुबह सुबह आए हैं, क्या चाबी देने के लिए आए हैं? फिर से क्या किराएदार वहाँ रखना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ, मैं किराएदार रखना चाहता हूँ और इस बार मैं खुद ही देख लूँगा, चाबी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद आकर किराएदारों से बात करूँगा जो यहाँ रहना चाहता है। वो प्रॉपर्टी डीलर जैसे कुछ बात थी जो मुझसे छिपा रहा था। बार बार मैंने उससे सवाल किया, क्या तुम बता सकते हो कि ये जो किराएदार हैं यहाँ टिक क्यों नहीं पाते? क्या कोई परेशान करता है? क्या बात है? क्या तुम मुझे बताना चाहोगे ताकि मैं उसे सुलझा पाऊँ? कोई झगड़ा है किसी पड़ोसी से? लेकिन उस प्रॉपर्टी डीलर ने हिचकते हिचकते मुझे कहा, देखिए साहब, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन जो ज़्यादातर किराएदार हैं ना वो यही कहते हैं, भूत नज़र आ रहा है। उसने कांपते कांपते मुझे ये बताया था। एक पल के लिए मैं बिल्कुल शांत हो गया और फिर हंसते कहा, भूत? हमें पागल हो गया है, भूत वूत कुछ नहीं होते और किराएदार भूतों की बात सुनकर भाग जाते हैं उस डाक महल से। उसने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा, तो कुछ लोगों ने कहानियां बना दी होंगी उसकी। कोई बात नहीं, मतलब कि मसला ये है और इस बार शायद कोई ना कोई किराएदार मिल जाए, उससे बात करूंगा मैं। मुझे उस प्रॉपर्टी डीलर ने अगले 7 दिनों में जैसे कई लोगों से मिलवाया, क्योंकि आसपास कई ऐसी फैक्ट्रीज थी जहां कुछ मजदूर काम किया करते थे। कुछ उनके परिवार भी थे जो किराए का मकान ढूंढ रहे थे और मैं इस डाक महल में कुछ परिवारों को सेटल कर सकता था। कई कमरे थे ना, लेकिन हर कोई कह रहा कि वो मुझे महीने के बाद देंगे किराया, एडवांस में नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ बहुत मशहूर हो गया था वो डाक महल। इतने समय में मैंने ध्यान नहीं दिया और उसे भूतिया कहा जाना शुरू हो चुका था। मुझे लगा नहीं, देखो महीने बाद दोगे और वैसे भी कुछ लोग हफ्ता टिकते हैं, कुछ 15 दिन टिकते हैं, यहाँ से वो चले जाएंगे तो मुझे किराया नहीं मिलेगा। उस प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, यही तो मुश्किल है भाई साहब, अगर कोई भाग गया तो किराया नहीं देगा, एडवांस में कोई देना नहीं चाहता। इसकी जो इमेज है ना ये डाक महल की, बहुत बुरी बन गई है और मैंने कई किराएदारों को ये घर दिया लेकिन वो डर कर भागे, बाद में मुझसे लड़ने के लिए आए। आपको पता है ना, एडवांस में दिया, उन्हें वापस भी करना पड़ा और आपको कुछ खास कमाई तो हुई नहीं होगी। उसकी बातें सच थी, मैंने डाक महल से कोई खास कमाई की ही नहीं थी। कभी कभी कोई एडवांस दिया करता जो डर कर भाग जाता, वापस नहीं मांगता। ज़्यादातर तो 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन यहाँ पर टिकते, फिर किराया वापस मांगने लगते कि यहाँ तो भूत है, आपने बताया नहीं। मुझे लगा इसका निवारण करना होगा। जब मैं घर वापस आया मैंने पूरी बात अपनी बीवी को बताई और मेरी बीवी कहने लगी, क्या यह सच हो सकता है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, भूत वूत तो नहीं होते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई पड़ोसी हो जो जानबूझकर घर पर कब्जा करना चाहता हो। वो चाहता हो कि यह घर सस्ते में मिल जाए। मुझे पता है कई लोग होते हैं ऐसी कहानियां बनाते हैं और ऐसी कहानियां पड़ोसियों ने ही तो बनाई होंगी, परेशान कर रहे होंगे घर के अंदर जो रहता है। ध्यान देना होगा। तो अब क्या करें, कैसे किराएदारों को वो डाक महल के अंदर लेकर आए? मेरी बीवी ने कहा, हम वहाँ जाकर रहते हैं ना, वैसे भी नए परिवार वहाँ पर आकर रहना चाहते होंगे, क्यों ना हम वहाँ पर जाएं। मेरी बीवी की वो बात सुनकर मैं एक पल के लिए घबरा सा गया था। हालत
काफी पतली चल रही थी। यही तो मौका था, अगर वहां किराएदार मिल जाएं, शायद कुछ गुजारा चल पाए। अपनी बीवी को मना मैं इसलिए कर रहा था, मैं उसे किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहता था। मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करने लगी। आप कभी मुझे कोई काम करने नहीं देते, घर में सिलाई का काम करने को कह रही हूँ, आप मान नहीं रहे। अब मैं चाहती हूँ कि आपके साथ वहां पर जाऊं, वहां कुछ दिन रहेंगे, आसपास के लोगों को कहेंगे कि कोई भूत नहीं है, उसके बाद काम आसान हो जाएगा। लोग अंधविश्वास पर यकीन करते हैं, चलते हैं वहां। बीवी से झगड़ा किया था, माँ को समझाया। माँ ने कहा तुम जाकर आओ, वैसे भी अकेले तुम कहीं घूमने के लिए नहीं गए, तो मौसी के वो पुराने वाले महल में घूम कर आओ, कुछ दिन रह कर आओ, वैसे भी रोमांटिक समय है तुम्हारा, एक ही तो बच्चा है, एक और बच्चे की प्लानिंग अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। माँ को कौन समझाता, मैं कोई नई मुसीबत सर पर लेना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी बीवी मानी ही नहीं। अगले ही दिन मेरी बीवी तैयार हो गई, मेरी बेटी को भी तैयार कर लिया कि हम अब वहां पर रहेंगे, कुछ सामान तो रहने लायक होगा ना, वहां मैं खाना खुद ही बना लूंगी। इस तरह मैं अपने परिवार को लेकर वहां पर पहुंच गया। माँ भी उसी घर में थी, वो वहां आना नहीं चाहती थी। दिन के वक्त मेरी बीवी ने वहां कुछ कमरों की सफाई की। बेड वहां पर लगा हुआ था, वही पुराने जमाने वाला, हम वहीं पर सोने वाले थे। लेकिन मुझे डर था, सच में रात के वक्त कुछ ऐसा ना हो जिससे मेरी बीवी, मेरी बेटी को कोई खतरा हो। ऐसा ना हो आस पड़ोस के वो लोग जो किराएदारों को डराकर भगा देते हैं, हम पर हमला ना करें। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी को किसी तरह का खतरा हो, तो मैं डरा डरा सा घूम रहा। पड़ोसियों से मिलना चाहता था तो मुझे पता लगा कि आसपास के जितने घर हैं वो सब खाली पड़े हैं। इस इलाके में बहुत कम लोग रहते हैं, दूर दूर कुछ घर बने हुए हैं, बिल्कुल गांव की तरह ही था ये। लेकिन पास में जो फैक्ट्री लगी हुई है, यहाँ वो लोग रहते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं। कुछ किराएदार और कुछ ने घर खरीदा हुआ था, ज़्यादातर प्रवासी ही थे। उनसे मिलने में मुझे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इस घर के बारे में ज़्यादा कोई कुछ जानता नहीं था। सारा दिन वो काम पर रहते और रात के वक्त घर में आते। बस इतना ज़रूर सुना था इस घर के बारे में कि ये भूतिया है, तो इस तरफ कोई आता भी नहीं था। शाम का वक्त हो गया था, मेरी बीवी घर में खाना बनाकर तैयार थी। मेरी बेटी भी वहाँ खेल रही और मैं उसे देखे जा रहा। अब तक मुझे पता नहीं था यहाँ कैसी घटना होती है। जैसे ही अंधेरा हुआ, दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। डाक महल एक बड़ा सा घर है, कई कमरे, 3 मंजिला, और इतना बड़ा होने के कारण आवाज गूंज रही थी और मुझे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। भरोसा नहीं करता था मैं भूतों पर, लेकिन फिर भी मुझे अंदर से घबराहट का एक एहसास, एक भाव जागता हुआ धीरे धीरे महसूस होता गया। मैं डरता गया, वो महसूस होता गया, मैं और ज्यादा डरता गया। लेकिन कोई ऐसी घटना अब तक हुई नहीं थी। मैं अपनी बेटी के साथ खेलने लगा था, डर को कम करने के लिए। मेरी बीवी बेडरूम में ही थी, जैसे कपड़ों को संभाल रही थी। लेकिन अचानक ऊपरी मंजिल से बातें करने की आवाज आने लगी, जैसे कुछ लोग बातें कर रहे हों या फुसफुसा रहे हों। मैं एकदम से घबराया। मैंने अपनी बेटी को उठाया, अपनी बीवी को पकड़ाया और कहा, ऊपर से आवाज आ रही है, मैं देख कर आता हूं। मेरी बीवी ने कहा, नहीं नहीं, आप अकेले मत जाना, मैं आपके साथ चलती हूं। मैंने कहा, नहीं नहीं, अगर कोई हुआ, मैं नहीं चाहता तुम्हें खतरा हो। मेरी बीवी ने जैसे मेरी बेटी को उठाया और उसके बाद हाथ में एक भारी चीज पकड़कर कहने लगी, कुछ मदद तो कर सकती हूं ना, आप अकेले ऊपर मत जाना। हम दोनों सीढ़ियों से ऊपर बढ़ने लगे, लेकिन वो आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक हो या कई लोग हों, ये पता नहीं था, लेकिन वो फुसफुसाहट की आवाज पहली मंजिल से नहीं आ रही। जैसे ही हम वहां पर पहुंचे, आवाज ऊपर से आ रही। फिर हम सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर गए। वो फुसफुसाहट की आवाज एक कमरे से आ रही। धीरे धीरे, घबराते घबराते, जैसे ही हमने उस कमरे को खोला, लाइट जलाई, अंदर कोई नहीं था। जैसे लाइट जलाते ही फुसफुसाहट की वो आवाज पूरी तरह से बंद हो गई। आसपास का कोई भी ऐसा घर नहीं था जो 2 मंजिला हो।
तो यहाँ जो आवाज़ें आ रही हैं वो कहीं बाहर से नहीं आ रही हो सकती, लेकिन कमरा तो खाली है। मैं अपनी बीवी की तरफ देख रहा था। मेरी बेटी तो पहले से घबराई हुई थी कि अंधेरी जगह पर हम क्यों आए हैं। वो अंधेरे से थोड़ा सा डरती थी। फिर मेरी बीवी ने कमरे को बंद किया और कहा, हो सकता है यहाँ पाइप से कहीं से आवाज़ें आ रही हों, या हो सकता है कोई पक्षी यहाँ छिपा हुआ हो, कबूतर हो सकता है। चलो नीचे चलते हैं, अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। आवाज़ें तो अंदर से ही आ रही थी ना, कोई नहीं है। मेरी बीवी भी कुछ डरने लगी थी और मैं अपनी बीवी की बात मानकर उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे आने लगा। जैसे ही हम नीचे की तरफ सीढ़ियों से उतर कर आ रहे, पहली मंजिल पर हम पहुंचे थे। मेरी बीवी कहने लगी, ये क्या, सो गई? संजू सो गई क्या? मेरी बीवी को कंधे पर वजन थोड़ा कम महसूस हुआ तो मेरी बीवी ने आगे की तरफ मेरी बेटी को किया। चेहरे पर जैसे कुछ दुपट्टा उड़ा हुआ था, लेकिन दुपट्टे को एक साइड किया तो कंधे पर मेरी बेटी थे ही नहीं। जैसे उसकी जगह एक तकिए में कुछ भारी चीज रखकर मेरी बीवी के कंधे पर रख दिया गया हो। बेटी मेरे कंधे पर नहीं और मेरी बीवी के होश उड़ गए और मेरे भी होश उड़ गए। हमारी बेटी कहाँ है? संजू कहाँ है? तुम्हारे पास ही तो थी, तुमने तो उतारा भी नहीं। तुम अंदर देख रही थी, जरा सा नीचे लटकाया था, उसके बाद कंधे पर लगा लिया, कहाँ गई? मेरी बीवी घबरा चुकी थी और उसका उतरा हुआ चेहरा देख मैं पहले उसे थोड़ा संभालने लगा और फिर कहने लगा, चलो ऊपर, चलो ऊपर, ऊपर उसी कमरे में देख कर आते हैं। वहीं पर तो गए थे और कहीं तो गए भी नहीं। जल्दी से भागकर हम दोनों उस कमरे में पहुंचे। जैसे ही लाइट जलाई, मेरी बेटी एक कोने में सोई हुई थी, लेकिन यहाँ वो पहुंची कैसे? मेरी बीवी ने तो मेरी बेटी को कंधे से उतारा ही नहीं था, वहीं पर मौजूद था मैं। अभी अभी तो अपनी बेटी को जैसे रोते हुए दुपट्टे के अंदर सर पहुँचते हुए देखा था मैंने। जैसे ही भागकर मैंने अपनी बेटी को उठाया, वो घबरा गई। इतनी जल्दी उसे जैसे नींद आ गई और मैं अपनी बेटी को उठाकर नीचे की तरफ भागा। मेरे साथ मेरी बीवी भी थी। जैसे ही मैं पहली मंजिल पर पहुंचा, मेरी बीवी सामने घबराई हुई, रोती हुई मुझे कहने लगी, आप ऊपर अकेले क्यों चले गए? मुझे यहाँ अकेले छोड़ दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लाइट चली गई, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा सा हो गया था। मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई थी। अगर मेरी बीवी यहाँ पर थी तो मेरे साथ जो ऊपर आई वो कौन थी? मैंने सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। काफ़ी अंधेरा था, लाइट जा चुकी थी, लेकिन मेरी बीवी तो सामने थी जो कह रही, चलो नीचे चलो जल्दी। घबराहट के मारे अपनी बेटी को कंधे पर ही उठाए हुए मैं नीचे की तरफ उतरने लगा। तभी मेरी बाजू किसी ने पकड़ी। मेरी बीवी तो सीढ़ियों से नीचे उतर चुकी थी, जबकि पीछे किसी ने बाजू पकड़ी। मैं घबराया, जब पीछे मुड़कर देखा, यह मेरी बीवी थी जो कह रही, आप इतनी जल्दी आगे की तरफ क्यों भाग रहे हैं? अंधेरा सा हो गया, मुझे नजर नहीं आया, सीढ़ियां इस तरफ थी। मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि अभी अभी जो सीढ़ियों से नीचे उतरा तो फिर वो कौन था? मुझे अब अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं रहा था। मैंने बस अपनी बीवी को आवाज़ लगाई और कहा, नीचे की तरफ भागो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सीढ़ियों से जैसे ही नीचे पहुंचा, नीचे कुछ दिए जलाए हुए थे, कुछ मोमबत्तियां रखी हुई थी जो पहले से मेरी बीवी ने इसलिए रखी थी कि यहाँ ज़्यादा रोशनी करके रहेंगे। नीचे वाले फ्लोर में 3 बल्ब थे, एक काम कर रहा था जबकि 2 खराब थे। हो सकता है वो खराब हो जाए, तभी मेरी बीवी ने ये सब किया था और इसका फ़ायदा हुआ। नीचे रोशनी थी और ऊपर से भागकर आती मेरी बीवी मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, मुझे आप ऊपर 2-2 नजर आ रहे थे। मैं चीख रही थी, आप कुछ बोले नहीं। मुझे अपनी बीवी की चीखें सुनाई नहीं दी, जबकि मेरे साथ जो हुआ मैंने अपनी बीवी को बताया और उसके बाद बेडरूम में पहुंचकर अपनी बेटी को जैसे ही बेड पर रखा, अपनी बीवी की आंखों में देखकर मैं कहने लगा, मुझे गड़बड़ लगती है। ये डाक महल में जो हो रहा है ये किसी इंसान की करतूत नहीं लगती। जो हो रहा है सच में कुछ भूतिया है। और मेरी बीवी की ज़बान पर भी यही शब्द थे और वो कह रही, तो क्या करें? मुझे बहुत ज़्यादा डर था, लेकिन मैं फिर भी समझना चाहता था।
मैंने अपनी बीवी को कहा, कल सुबह हम यहां से चले जाएंगे, डरने की बात नहीं, अब हम कमरे में रहेंगे, कल सुबह यहां से चले जाएंगे। बेडरूम का दरवाज़ा हमने बंद करके रखा था। मैं अपनी बीवी की बगल में ही था, उसके हाथ को थामे हुए। डर से वो भी कांप रही थी, डर से मैं भी कांप रहा था। लेकिन अचानक दरवाजे को खटखटाया गया, जबकि बेडरूम का दरवाज़ा कोई कैसे खटखटा सकता था। इस घर में हमारे सिवा कोई और नहीं था, सिवाय वो अजीब सी शक्ति के। एक बार दरवाज़ा खटखटाया गया, दूसरी बार दरवाज़ा खटखटाया गया। मैं अपनी बीवी को कह रहा, कौन है बाहर, कौन है? मेरी बीवी ने कहा, मत खोलना, हम दरवाज़ा खोलेंगे ही नहीं, बैठे रहेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। तीसरी बार दरवाज़ा खटखटाया गया और जैसे दरवाजे को खटखटाते हुए एक हाथ दरवाजे के आर पार आगे की तरफ आ गया। जैसे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और फिर उसे एहसास हुआ कि वो दरवाजे के आर पार भी आ सकता है। सफ़ेद सा हाथ था वो, भयानक सफ़ेद सा हाथ। दरवाजे के पार होते ही जैसे वो अब दरवाजे के पूरी तरह इस तरफ आया, एक भयानक सा मोटा आदमी। सर पर कम बाल थे, लेकिन आंखों के आसपास कुछ निशान जख्म के। लेकिन उसकी वो सफ़ेद आंखें बिना पुतलियों के, एक बाजू बिल्कुल नीचे, एक हाथ आगे की तरफ बढ़ाए हुए, हाथ में उसके एक चाकू, एक ऐसा चाकू जो शायद हमें मारने के लिए वो इस्तेमाल कर सकता था। ये बात ने मुझे इतना ज़्यादा डराया, मैंने अपनी बेटी को उठाया, अपनी बीवी को एक तरफ खींचा, दीवार से सटाया, लेकिन वो वहीं पर दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा था। भागने का कोई और रास्ता नहीं था। मैं अपनी बेटी और अपनी बीवी को बचाना चाहता था। मेरी बेटी और मेरी बीवी मेरी पीठ के पीछे सट चुके थे और मैं उनके आगे। वो वार करेगा तो मुझ पर करेगा। मैं कभी बहादुर नहीं था, डरपोक था, लेकिन अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए जैसे बहादुरी अंदर आ गई। मरता तो मैं मरता, अपनी बेटी अपनी बीवी को बचा लेता, ये सोचा हुआ था मैंने। और उसके बाद मुझे लगा मुझे अपनी बेटी को बचाना होगा, अपनी बीवी को बचाना होगा। मैं सीधा उसकी तरफ भागा। वो कैसा अजीब सा शैतान था, हैवान था, जिसे मैंने धक्का दिया और वो दीवार के आर पार। लेकिन इतने में मैंने अपनी बीवी को खींचा, अपनी बेटी को खींचा और बाहर की तरफ दरवाज़ा खोल हम उस घर से ही बाहर थे। वो डाक महल जिसे मैं पीछे मुड़कर देख रहा और दरवाजे पर खड़ा वो हैवान हाथ में चाकू लिए, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन हम बच गए थे। भागते रहे उस घर से बहुत दूर, क्योंकि मुझे लगा था वो मार डालेगा, मेरी बीवी को मार डालेगा, मुझे मार डालेगा, मेरी बेटी मासूम सी, मैं उसे बचाना चाहता था। तो हम वहाँ से काफ़ी दूर निकले। सांस लेने लगी मेरी बीवी और मेरी बेटी जो कब से रोए जा रही थी। मैंने उसे चुप करवाया, डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। उस इलाके से चलते चलते हम बाहर निकले थे। रात का वक्त था, ना कोई ऑटो मिला, ना टैक्सी मिली। वहीं सड़क के किनारे बैठकर हमने वो रात गुजारी थी। सुबह वहाँ ऑटो लेकर हम सीधा वापस अपने घर आ गए। मैं नहीं चाहता था कि अब दोबारा उस डाक महल में मैं अपनी बीवी, अपनी बेटी को लेकर जाऊं। मुझे लगने लगा था उस घर का अब कोई फ़ायदा नहीं। कोई किराएदार ऐसी जगह पर नहीं रह सकता जहाँ ऐसी शैतानी शक्ति रहती है जो आपको भ्रम दिखा सकती है और हाथ में चाकू लिए क्या करना चाहता होगा वो? मारने की कोशिश। अगर कोई उसका सामना करेगा शायद वो मार भी डालेगा। इसीलिए कई लोग थे जो 1-2 दिन में भाग जाया करते थे, कुछ लोग 10 दिन रहते थे। मैं सोचता हूँ 10 दिन कैसे रहे होंगे। वो शैतान शायद उन्हें मारने की कई कोशिशें कर चुका होगा और वो भी थक हार कर भाग गए होंगे। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मेरी बीवी मुझे बार बार सांत्वना दे रही, कोई बात नहीं, मान लो वो घर हमारा है ही नहीं, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत। देखो कितना अच्छा घर तुमने बनाया है, अच्छी अच्छी चीज़ें लगाई हैं, महंगी महंगी टाइल्स, हर चीज़ है हमारे घर में। मैंने कहा हमारे घर में सब कुछ है, लेकिन रुपए नहीं है। मांग मांग कर घर का गुजारा चल रहा है। काम मुझे मिलने वाला नहीं, इतनी आसानी से मिलेगा नहीं जिससे मैं गुजारा कर पाऊंगा।
मुझे लगा था वहाँ किराएदार आएंगे, वो मुसीबत दूर होगी और उसके बाद कुछ कमाई हो पाएगी, लेकिन जैसे अब कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे? जो कर्ज लिया है वो वापस मैं कैसे कर पाऊंगा? मेरी बीवी मुझे समझाती रही कि हमारी जान बची है, लेकिन मुझे लग रहा था जो जिंदगी में पहले जिया करता था, वो घर, वो डाक महल, वहां तक पहुंचने का एक जरिया बन सकता है। और मेरी आंखें बुझी बुझी सी बार बार उसे याद किए जा रही थीं। आगे कुछ दिनों तक मुझे लगा किसी बाबा से झाड़ फूंक करवानी होगी। एक बाबा को मैंने बुलाया भी, लेकिन बाद में जब उसने कीमत मांगी मेरे होश उड़ गए। उधार लेकर मुझे वो कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन फर्क कोई नहीं। वो आदमी जब मुझे खिड़की पर नजर आया था ना, मैं उस बाबा को कहने गया था, काम नहीं बना। ना तो वो रुपए वापस मिले और मेरी सोच भी अब बदल गई। ढोंगी बाबा होते हैं, लूटते हैं, इससे काम नहीं बनेगा। शायद अब वो भूत, वो शैतान का भी एक घर है और कुछ और तरकीब लगानी होगी। अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। एक एक करके अपने दोस्तों को अपनी परेशानी बताई, लेकिन वो मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था। घर बेचने को कह रहे, जो मेरा अपना था, जबकि उसे मैं बेच नहीं सकता था। और इस घर को काफ़ी सस्ते में कुछ लोग खरीदना चाहते थे, लेकिन इतने सस्ते में? आखिर लाखों का, करोड़ों का घर हजारों में मैं कैसे बेच सकता था? इतनी तो ज़मीन भी महंगी है। वो मुझ पर हंस रहे। दोस्त नाम के ही दोस्त होते हैं, तब समझ में आया। और राजेश साहू, मेरा वो पुराना दोस्त, उसके सामने भी नज़रें झुकाकर मैंने मदद मांगी थी। और उसने कहा था, भाई क्या हुआ, तेरे तो होश उड़े हुए हैं। जानता हूँ मैं, तुझे कुछ धोखे मिले हैं। मुझे बात का पता चल गया है। किसी ने मजाक मजाक में कहा और मैंने पीटा उसे। मैंने कहा, साले अपना दोस्त है, उसने इतनी मदद की है, जब ज़रूरत पड़ी तो उसे कोई साथ देने वाला नहीं मिला। क्या कह रहा है तू, भूत वूत है उस घर में? देख, मैं इस पर यकीन नहीं करता, कोई ना कोई चालाकी दिखा रहा होगा। मैंने कहा, नहीं, मैंने खुद अनुभव किया है। उसने कहा, फिर चलते हैं वहाँ। मान लो कि उस घर में कब्जा ही है, तो बाद में अगर तूने कुछ देना हुआ तो दे देना, वरना कोई बात नहीं। लेकिन कब्जा भले ही इंसान का हो या किसी शैतान का, हम अपनी ज़मीन वापस ज़रूर लेते हैं। यही तो मेरा काम है। अपने कुछ साथी तैयार करता हूँ, 4-5, और कुछ दिन उस घर में रहेंगे। कह सकते हैं कि वहाँ पर हम पार्टी करेंगे। वैसे भी मेरे दोस्त मस्ती बड़ी करते हैं, वहाँ कुछ दिन मस्ती करेंगे। और अगर भूत है तो उसे भागना पड़ेगा। अगर कोई चालाकी दिखा रहा है, हमारे हत्थे चढ़ा तो मसल कर रख देंगे। उनकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा था, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि तेरे अंदर का डर खत्म करना है तो हमारे साथ रहेगा। मैंने मना कर दिया, नहीं नहीं भाई नहीं, सच में मैंने देखा है वहाँ पर। उसने कहा, देख तू साथ चलेगा, तू कहा करता था ना कैसे ज़मीन पर कब्जा लेते हैं, कई बार झगड़े होते हैं, तू देखना चाहता है। चल, अब तेरा ही घर है, उस पर तेरा कब्जा है, लेकिन वापस दिलवाना है तुझे किसी भूत से, देख लेना खुद। वो मान नहीं रहे थे। मैंने अपनी बीवी को बताया। मेरी बीवी मना कर रही थी कि अब कुछ नहीं करेंगे, भूल जाएंगे उस घर को। लेकिन मेरा दोस्त जो भरोसे लायक था, मुझे उस पर यकीन था। और उसी शाम मैंने उसे घर दिखाया। वो 4 और लोगों के साथ था, हट्टे कट्टे मोटे। कोई इंसान अगर उन सब से झगड़ता ना, शायद बिना पिटे बच ना पाता। वो 5 घर में एक साथ टेबल पर शराब की एक बोतल रखे हुए। मैंने उन्हें कह दिया कि आज पीने का मन नहीं है, मैं छोड़ने की सोच रहा हूँ। अब शराब पीते रहेंगे तो घर का गुजारा करना मुश्किल होता है। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं पिलाता हूँ। यार, एक खास जगह थी जिस पर कब्जा लिया है, काफ़ी कमाई हुई है, मोटी कमाई। तूने तो बहुत पार्टी दे दी, आज मेरी तरफ से पी ले, कोई बात नहीं। वहाँ शराब की बोतल रखी हुई, एक एक गिलास में थोड़ी थोड़ी शराब डालकर, थोड़ा सा पानी मिलाकर उसने सबको गिलास दिया था। मैं जैसे ही गिलास को होंठों पर लगाने वाला था, फुसफुसाहट की वैसी ही आवाज़ जो ऊपर वाले एक कमरे से आ रही। मैं घबरा गया और गिलास हाथ से छूटा। कांच का वो गिलास ज़मीन पर गिरा और टूट गया, और उसकी आवाज़ ने सबको डरा दिया। सब घबरा गए। वो इसलिए नहीं घबराए थे
कि फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही है। वो इसलिए घबराए कि गिलास तोड़ दिया, शराब नीचे गिर गई। मैंने उनको कहा, कोई बात नहीं, लेकिन कोई ऊपर है। वो कहने लगे, पियो पियो जल्दी, ये गिलास में डाली है वो तो सब पियो, अब गिरा मत देना। सबने गिलास वाली वो शराब पी। फिर वो कहने लगे, बोतल ऐसा कर, तो जेब में डाल, चलते हैं ऊपर। कौन फुसफुसा रहा है? भूत है ना, देख कर आते हैं कौन सा भूत है। मैं उनके साथ था। हम 6 लोग सीढ़ियाँ चढ़कर पहली मंजिल पर, जैसा पहले हुआ। आवाज़ यहीं से आ रही थी, लेकिन अब जैसे ऊपर से आने लगी, दूसरी मंजिल से। मेरा दोस्त साहू कहने लगा, अबे ऊपर से आ रही है, कैसी आवाज़ है, कुछ पहचान में भी नहीं आ रहा। एक तो ये घर बड़ा है, गूंज रही है आवाज़, चलो ऊपर। फुसफुसा कौन रहा है, देख कर आते हैं। मैं उनके साथ ऊपर वाली मंजिल तक। सामने वो दरवाज़ा जिसके पीछे से आ रही थी वो आवाज़ें। मैं कहने लगा, मेरे भाई ऐसा ही पहले हुआ था, बताया था ना तुझे मैंने। वो कहने लगा, हाँ, अंदर कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ें तो आ रही हैं, कोई ना कोई तो है। जल्दी से हमने लाइट जलाई, दरवाज़ा खोला। वो कमरा खाली था, पूरी तरह से खाली, और फुसफुसाहट की वो आवाज़ पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। घबराहट के मारे मेरे चेहरे से पसीना टपक रहा था। वो मोटे थे, वैसे भी उन्हें गर्मी ज़्यादा लगती थी, और शराब पिए हुए शरीर से पसीना उनके भी टपक रहा, लेकिन चेहरे पर डर ज़रा भी नहीं था। फिर उनमें से 2 लड़के अंदर गए और झांकने लगे। यार, यहाँ तो कोई नहीं है, खाली कमरा, और फुसफुसाहट की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? साहू कहने लगा, अंदर कुछ लगाया तो नहीं, किसी ने स्पीकर लगाया होगा। कई जगह मैंने देखा है, डराने के लिए ऐसी कहानियाँ बनाई जाती हैं। आवाज़ तो इसी कमरे से आ रही थी, चेक करो, अच्छे से चेक करो। कमरे से बाहर हम तब निकलेंगे जब हमें पता लगेगा चल क्या रहा है। कमरे की दीवारों को हाथ लगाकर वो देखने लगे, और सबसे पीछे वाली दीवार पर कुछ लगा हुआ जैसे लकड़ी थी, थोड़ी कमज़ोर सी। और फिर जैसे ही साहू ने ज़ोर ज़ोर से हाथ मारा और कहने लगा, कच्ची लकड़ी, देखो देखो, लकड़ी, ऊपर पेंट किया है, दीवार लगती है ना, अलमारी वगैरह है, कुछ पीछे है कुछ। जो फुसफुसाहट की आवाज़ें आ रही थी भाई, पीछे से आ रही थी। पागल बनाया जा रहा है इसे, तोड़ दो इसे, लकड़ी है ना, मारो कंधा, तोड़ो, अलमारी है क्या दीवार में बनाई हुई। एक लड़के ने थोड़ा कंधा मारा तो लकड़ी टूटी। ऐसा लग रहा था उस दीवार में दरार बन गई हो। उंगलियां फंसाकर जैसे ही उन फट्टों को, लकड़ी के हिस्सों को उसने खींचकर बाहर की तरफ किया, अंदर एक बक्सा था, मिट्टी से भरा हुआ, और उस बक्से के अंदर एक जैसे हैंगर पर सफ़ेद रंग के कपड़े टंगे हुए, और कुछ नहीं था। उसे देखते ही एक लड़का बोल पड़ा, यहाँ वैसे है तो कुछ नहीं, हैंगर पर यह क्या कपड़ा टंगा हुआ है सफ़ेद सा। सब पीछे खड़े थे। साहू अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए कह रहा था, है तो कुछ नहीं, उसके पीछे भी कुछ हो सकता है। जैसे ही साहू ने 2 कदम आगे रखे, हैंगर से वो कपड़ा निकलकर जैसे नीचे गिरा हो, अचानक जैसे अकड़ गया हवा में ही, और जैसे ही उसके बीच से बाजुएं, टांगें और सर निकला, ये वही आदमी था, हाथ में चाकू लिए। और हम 6 लोग थे। कोई नहीं डरता था, लेकिन चीखें सबकी निकली थी। ऐसा दृश्य कोई कैसे देख सकता है? हमारे सामने कपड़े के अंदर से जैसे वो शैतान प्रकट हो गया हो, भयानक चेहरे वाला। सभी पीछे की तरफ सट गए दीवार से, और वो आदमी ने 2 कदम आगे बढ़ाए। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन हम सब डरे हुए। और साहू ने 2 कदम आगे बढ़ाकर कहा, बूढ़े, कौन है तू? डरा रहा है? क्या चीज़ है ये? स्पेशल इफेक्ट सा बना दिया साले, डरा रहा है? साहू सबसे हट्टा कट्टा था। जैसे ही वो बिना घबराए उसे मारने के लिए, उससे टकराने के लिए करीब गया, उसने चाकू का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन दूसरा हाथ उठाकर साहू की छाती पर हाथ मारा था। इतना जोरदार झटका कि वो पीछे दरवाजे से भी ज़्यादा आगे की तरफ गिरा था। लगभग 8 फुट पीछे गिरा और एक झटके से ही बेहोश। सांस ही नहीं ले रहा था वो। बाकियों ने ज़रा हिलाकर उसे सांस दिलाई। छाती पर ऐसा ज़ोरदार धक्का लगा था कि उसकी पसलियाँ कुछ टूट गई थी। फिर वो आंखें खोलकर देख रहा और कह रहा, क्या चीज़ है ये? 2 और लोगों ने कोशिश तो की, लेकिन उसका
वो जोरदार धक्का जो दोनों को लगा, 1 सेकंड में जैसे बड़ी तेजी से दोनों को धक्का मारकर दीवार पर दे मारा था, और उनकी पसलियों के चटकने की वो आवाज़ ने हमें बहुत डराया, और सब के सब सीढ़ियों से जैसे ही नीचे भाग रहे। साहू सही से सांस नहीं ले पा रहा, लेकिन कदम चल रहे थे। भागते भागते हम पहली मंजिल पर, और सीढ़ियों पर वो आदमी चाकू लेकर खड़ा। सबकी सांस रुक गई थी। उनमें से 2 लड़के थे जो पहली मंजिल की उस खिड़की से छलांग लगाकर नीचे ही गिर गए। पीछे कुछ कचरा पड़ा हुआ था, कुछ घास फूस, झाड़ियां लगी, और बिना सोचे उन्होंने वो कांच की खिड़की को तोड़कर ऊपर से छलांग लगा दी। साहू समेत 3 और लड़के थे वहां पर, और मैं सबसे ज्यादा डरा उनके पीछे। साहू ने जैसे आगे कुछ फेंका। ये छोटा टेबल था लकड़ी का, वो बूढ़े आदमी की तरफ फेंका, और उसने जैसे ही लकड़ी का एक हिस्सा पकड़ा, लकड़ी को दबाया अपनी उंगलियों से, और उसके चिथड़े उड़ गए। ऐसा सीन फिल्मों में होता है कि इतना ताकतवर इंसान जिसकी उंगलियां लकड़ी को फाड़ सकती हों। घबराहट के मारे मेरे होंठ सफ़ेद पड़ने लगे थे, आंखों के सामने कुछ अंधेरा आने लगा था, लेकिन सब भागते हुए सीढ़ियों से पीछे लगे उस खंबे के जरिए लटक कर नीचे पहुंच गए। हट्टे कट्टे थे, पहलवान की तरह, तेज दिमाग भी थे। वो नीचे और मैं ऊपर ही था। मुझे लगा अब शायद मैं बचने वाला नहीं। एक तो इतना तगड़ा है, हाथ में चाकू है, शायद उसका इस्तेमाल वो मेरे लिए ही करे। पेट में या सर में कहीं घोंप देगा उस चाकू को, और मौत के घाट उतार देगा मुझे। मैं दीवार के साथ सटकर खड़ा था, और वो सीढ़ियों के पास। मैंने अपने दोस्तों को नीचे से भागते हुए देखा उस घर से बाहर, लेकिन मैं नीचे कैसे उतरता। 5 मिनट तक वो मुझे घूरता रहा, और उसके बाद जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा आया और मैं वहीं पर गिर गया। जिसके बाद जब मुझे होश आया वो सामने नहीं था, और मुझे लगा भागो। सीढ़ियों से सीधा मैं नीचे भागा। मेरे दोस्त नीचे ही थे। साहू नीचे खड़ा मेरा इंतजार कर रहा। हिम्मत नहीं थी घर के अंदर आने की, और जैसे ही मैं उसके सामने पहुंचा वो कहने लगा, सच में पहली बार देखा। भूत होते हैं भाई, होते हैं। कितना ताकतवर है वो। अब इस घर को छोड़ दे। यहां किसी इंसान का कब्जा होता तो मैं छुड़वा देता। एक शैतान का, एक भूत का कब्जा है ये घर, अब उसका। भूल जा ऐसे, भूल जा। मैं तेरा इंतजार कर रहा था, कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। मैंने कहा तू अंदर से मुझे लेने क्यों नहीं आया। उसने कहा हिम्मत टूट गई थी मेरी। मैं उस घर के आगे खड़ा उसे देख रहा। ऐसा लग रहा था अब यह घर मेरा रहा ही नहीं। एक ऐसी शक्ति ने कब्जा कर लिया है जिससे पीछा कोई छुड़ा नहीं पाएगा। वहीं खड़ा खड़ा मैं देखता रहा। शायद अब आगे की जिंदगी इसे भूल कर ही बितानी होगी। वापस मैं घर आया, अपनी बीवी को सब कुछ बताया, और मेरी बीवी ने भी कहा भूल जाइए उसे, ऐसा ना हो हमारे साथ कुछ हो जाए। आगे आने वाले कुछ दिनों तक काम को ढूंढा मैंने। एक काम मिला, तनख्वाह कम थी और झगड़ा हो गया मेरे स्वभाव के कारण। लेकिन अब मैं सबके सामने हाथ जोड़ा करता। कई लोगों के साथ बदसलूकी की थी मैंने उस समय जब मुझे काम की ज़रूरत नहीं थी। मालिक की तरह फैक्ट्री में था, लेकिन आज हालत ऐसी थी, हाथ जोड़ता लेकिन सामने वाले बदतमीजी करते। पुरानी बातों को याद करके शायद यही कारण था उस काम से भी मुझे निकाला गया। एक और काम ढूंढा, और वहाँ भी किसी ने कह दिया कि ये आदमी अच्छा नहीं है, तो मुझे निकाला गया। समय बीतता जा रहा था, उधार में मांगता जा रहा। घर की चीज़ें बेचनी पड़ रही थी, बीवी के गहने भी बेचने पड़े, जिससे कि 1.5 महीने तक हम गुजारा कर पाए, और उसके बाद हालत फिर से पतली। मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर किसी ने कहा वो डाक महल को बेच दो। मैंने कहा कोई खरीदार दिलवा दो, जितने में बिकता है मैं बेचने को तैयार हूँ। और अब कोई खरीदार तैयार नहीं था। साहू ने हर जगह बता दिया था, वहाँ जो जाएगा मारा जाएगा। हालत बुरी होती जा रही। मेरे पास ना काम था ना धन था। मैं कोई अपना काम करना चाहता था, दुकान खोलना चाहता था। सर पर उधारी इतनी ज़्यादा हो गई, घर की चीज़ें बेचकर वो उधारी मैं चुका नहीं पा रहा। अब ऐसा लग रहा था
अच्छे दिन बीत चुके हैं, अब बुरे दिन आएंगे, बहुत बुरे। हो सकता है भूखे मरने की नौबत तक आ जाए। रोता जा रहा था मैं, समझ में मेरे कुछ नहीं आ रहा था। आगे आने वाले दिनों तक मजदूरी करनी पड़ी मुझे, घर का गुजारा इस तरह कर रहा। और एक समय ऐसा आया जब माँ की सेहत बेहद खराब हो गई। इलाज के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। मेरी तो हिम्मत टूटी हुई रो रहा था घर में, और मेरी बीवी ने कहा, अब हम क्या कर सकते हैं? वही घर, वही डाक महल अगर हम बेच सके, हो सकता है हमारी जिंदगी बदल जाए और आप दोबारा वैसी गलतियां मत करना। मैंने हाथ जोड़े और कहा, कभी नहीं, मुझे पछतावा हो रहा है। कितने रुपए कमाता था मैं, दोबारा अपनी जिंदगी संभाल ही नहीं पाया, और अब तो मौका ही नहीं है। माँ को बचा नहीं पाऊंगा मैं। रुपए चाहिए और कोई भी उधार देने को तैयार नहीं है, कहीं से नहीं ले पा रहा। घर खुद गिरवी हो चुका है, अब क्या करें? इसके बाद मेरी बीवी ने कहा, अब ऐसा करते हैं ना, इस घर को किराए पर चढ़ा देते हैं और हम वही डाक महल में रहते हैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे भी बड़ी मुश्किल है यहाँ। मैंने अपनी बीवी को मना किया, लेकिन मेरी बीवी का कहना था, इस घर को किराए पर चढ़ाएंगे, कुछ रुपए किराए के मिलेंगे एडवांस में, उसके बाद माँ का इलाज शुरू तो हो पाएगा, बाद में देखी जाएगी। वो दोपहर का समय था। अपना कुछ सामान घर से निकालकर वही डाक महल में रखवाया था और दरवाजे पर खड़ा होकर रोते रोते मैं कह रहा था, हमें मत मारना, अब कोई रास्ता नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है। या तो भूखे मरेंगे या तुम्हारे हाथों कहीं से कुछ तो हो जाए। वो रात डरावनी थी। माँ तो अस्पताल में थी, मेरी बीवी मेरी बेटी को लेकर बेडरूम में ही बैठी हुई, जबकि सामने एक बड़ा चाकू लिए मैं खड़ा था। बस इंतजार कर रहा था भयानक शुरुआत का, और आवाजें जैसे ही शुरू हुई मुझे पता लग गया अब वो आएगा। लेकिन मैं कमरे से बाहर जाना नहीं चाहता था। कुछ आवाजें आई फुसफुसाहट की, और फिर दरवाजे के पार वो बूढ़ा आदमी, वो शैतान, क्या था वो, हाथ में चाकू लिए बिल्कुल मेरी आंखों के सामने खड़ा हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे थे। कैसे वार करता मैं उस पर, जानता था जब वो वार करेगा मैं बच नहीं पाऊंगा। एक हाथ जो निहत्था था उससे धक्के मारे थे उसने, ऐसे मोटे मोटे। वो मेरे दोस्त जिनकी हड्डियां चटक गई थी, मैं तो पतला था, वो शायद चाकू ही मेरी गर्दन के आर पार कर दे। हाथ उठाने की हिम्मत तक ना हुई। मेरी बीवी मेरी पीठ से चिपकी हुई मेरी बेटी को लिए, और मैं सामने खड़ा। मैं कह रहा था, चले जाओ यहां से। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन बिल्कुल 3 फुट की दूरी पर मेरे सामने खड़ा था, मेरी आंखों में आंखें डाल, और मैं भी हिल नहीं सकता था। जाता तो कहाँ जाता, पीछे दीवार में समा जाता। वहीं खड़ा रहा, और वो चाकू लिए बस घूरे जा रहा। हाव भाव चेहरे पर नहीं थे, लेकिन उसका वो चाकू जिसकी नोक बहुत करीब थी मेरे। पहली बार डर नहीं लगा था मुझे। जिंदगी के हर एक पल को आंखों के सामने घूमते हुए देखा था मैंने। लगा था शायद मौत यहीं आकर मिलनी होगी, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। जो किया सही ही किया, अब यही होगा। मेरी बीवी ने मेरे कान में हल्का सा फुसफुसाते हुए कहा, ये सामने आकर खड़ा ही हो जाता है, अगर कुछ नहीं करेंगे हम, शायद ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन फिर मेरी बीवी ने जो कहा उस पर कभी ध्यान दिया ही नहीं था हमने। मेरी बीवी ने कहा, इसके हाथ में जो चाकू है बड़ा अजीब सा है, ये ऐसा नहीं लगता किसी को काटने वाला चाकू है। ध्यान दो, उसमें कई कट बने हुए हैं, अजीब सी धार है उसकी, एक आकार है अजीब सा। जैसे ही मेरी बीवी ने मेरे कान में ये कहा, पहली बार उस शैतान को अपने चाकू को देखते हुए देखा था। मैं और घबराया, मेरी बीवी भी पीछे की तरफ हो गई। फिर उसने उस चाकू को थोड़ा आगे की तरफ किया, मारने के लिए नहीं बल्कि जैसे हाथ आगे किया हो, और फिर मेरी तरफ घूरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो वार ना करना चाहता हो, बस उस चाकू को थोड़ा आगे कर रहा था।
मैं पागल था, बेवकूफ़ था, ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन धीरे से हाथ आगे बढ़ाकर उस चाकू को मैंने पकड़ने की कोशिश की और जैसे ही मैंने उस चाकू को आगे वाले हिस्से से पकड़ा, पीछे वाले हिस्से से उसने छोड़ दिया, जैसे मुझे चाकू ही थमाना चाहता हो। और फिर उसने पीठ मेरी तरफ की, आगे की तरफ 2 कदम बढ़ाए और मुड़कर मेरी तरफ देखा घूरते हुए। वो चाकू मेरे हाथ में था। मुझे समझ में नहीं आया आखिर वो चाकू मुझे थमाकर जा कहाँ रहा है और जैसे रुक गया है मेरे इंतजार में। मेरी बीवी ने कहा, जैसे कहीं ले जाना चाहता हो। मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए और उसने भी कुछ कदम आगे बढ़ाए। जहां मैं रुका वो भी रुका और पीछे देखने लगा, घूरने लगा, फिर आगे बढ़ा। मैं भी उस चाकू के लिए उसके पीछे पीछे ही था। जाता गया उस पुराने कमरे में जहां टूटा फूटा सामान मिट्टी का पड़ा हुआ था। वहां वो एक दीवार के पास गया और उसके बाद आधा जमीन के अंदर था, आधा जमीन के बाहर, लेकिन घूर रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा, क्या बताना चाहते हो? यहां मैं पीछे नहीं आ सकता, मैं जमीन के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन वो वहीं पर रुका हुआ, जैसे चाहता था मैं जमीन के अंदर जाऊं, लेकिन कैसे? फिर वो पूरा अंदर गया जब मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए। जमीन में मैंने साफ की मिट्टी, वो पुराने बर्तन घड़े एक तरफ किए और देखा जो फर्श था वो लकड़ी का था, जैसे वो दरवाजा हो। मिट्टी साफ करके दरवाजा खोला तो वो सीढ़ियों पर था। वहां मोमबत्तियां मेरी बीवी ने पकड़ रखी रोशनी के लिए। मैंने भी एक कपड़े पर आग लगा डाली थी। जैसे ही सीढ़ियों से नीचे पहुंचे, कच्चा छोटा सा कमरा, बेहद छोटा, जहां सर नीचे की तरफ करके झुक के खड़ा जा सकता था, वो वहां लेकर गया। और वहां लोहे का बड़ा बक्सा पड़ा था, लॉकर जैसा, दीवार में समाया हुआ। वहां खड़ा होकर पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी और एक झटके में वो गायब। मेरी बीवी मुझे झांकने लगी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि क्या हुआ, कहीं हमें फंसाया तो नहीं गया। लेकिन सामने वो जो लोहे का बक्सा था ना, नीचे बना छेद जैसे चाबी लगाने के लिए, और जैसे ही मैंने उस चाकू को देखा, वो चाकू नहीं था, जैसे पुराने जमाने की चाबी हो। चाकू जैसा हैंडल और आगे कुछ कट, तेज धार इसीलिए नहीं था। दिमाग चला मेरा और मैं आगे जाकर वो बड़े लोहे के बक्से में जो लॉकर लग रहा था, वो चाकू को उस छेद में घुसाया और घुमाने की कोशिश की। थोड़ी मुश्किल हुई। जब वो घूमा, सच में वो एक दरवाज़ा था और वो एक चाबी उस ताले की। दरवाजे को खींचकर मैंने पीछे किया। वो लोहे की अलमारी जैसा एक लॉकर था, दीवार में समाया हुआ, छिपाया हुआ, जिसके अंदर रखा था ढेर सारा सामान, कुछ पुराने गहने, कुछ सिक्के और पुराने गले हुए नोट। शायद छिपाया गया था इन चीज़ों को किसी ज़माने में। कुछ उर्दू में लिखे खत भी पड़े थे, लेकिन उनका इस्तेमाल हो सकता था। ये खजाने की तरह था। शायद हमारे रिश्तेदार जो यहाँ इन चीज़ों को रखे हुए बाद में किसी ने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। ये डाक महल भूतिया रहा होगा। शायद वो पूर्वज जो बताना चाहते रहे कि यहाँ है वो चीज़ जो काम आ सकती है। कोई समझा नहीं और किराएदार वो तो पराए थे, डरते रहे। लेकिन जब अपना आया, उसने वो बताया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। डाक महल में वो छवि दोबारा नजर नहीं आई। वो रात हमने वहीं पर गुजारी। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान या शैतान नजर नहीं आया। मुझे आज भी याद है उसकी आखिरी वो मुस्कुराहट। कभी भी वो डराना चाहता ही नहीं था, जैसे बस बताना चाहता था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था। शायद मेरी बीवी और मैं ही समझे और हमारी जिंदगी बदली। वो गहने कीमती थे जिनका इस्तेमाल उधार चुकाने में किया और अपना काम चलाने में किया। अब मेहनत से मैं काम करता हूँ, भले ही उतना कमा नहीं पाता जितना पहले कमाता था, लेकिन इज्जत से काम को बढ़ा रहा हूँ। मैंने वो डाक महल बेचा नहीं। शायद वो हमारी धरोहर थी जिसने जिंदगी को जीने के लिए एक और मौका दिया। मैं अब एक काम करता हूँ,
कपड़े का। मेहनत बड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक ठाक कमाई होती है, बिना कर्ज के घर का गुजारा चलता है। माँ खुश, बीवी खुश और बेटी भी खुश। मैं सबके खुश होने पर खुद ही खुश हो जाता हूँ। शायद जिन चीज़ों से हम डरते हैं, मनुष्य समझते हैं, बुरा समझते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में अच्छाई लाने के लिए एक रुकावट की तरह होती है, सबक देने के लिए, जो मुझे भी मिला था। और मैं आपको भी ये कहना चाहूँगा, जो काफ़ी अजीब होगा, कि जिन चीज़ों से आप डरते हैं उनसे डरते ज़रूर रहिए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए वो कहना क्या चाहते हैं। क्या उस जगह से सिर्फ भगाना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं?